डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं पुरानी पेंशन को लेकर मांग काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि एनपीएस में पेंशन को लेके काफ़ी क्लियरिटी नहीं है और उसके चलते काफ़ी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का दबाव सरकार पर रहा है। इसी के क्रमांश शायद इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारे लिए लेकर आई है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम किस तरह हमारे एनपीएस से अलग है, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको हम 5 पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। हमने इस वीडियो को काफ़ी सरल भाषा में उदाहरण देते हुए कैसे इसको कैलकुलेशन होगी, किस तरह पेंशन निर्धारित की जाएगी, इसको समझाने का कोशिश किया है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज़ विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर इनकम, बट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल राइज टू 18.5% अप फ्रॉम द करेंट 14%। जैसा कि आप जानते हैं सरकार अभी जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो 14% कर रही है और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन 10% होता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन 10% पे ही रखा गया है और उसको कोई बढ़ाने की बात नहीं की गई है। अलबत्ता सरकार अपनी तरफ से 18.5% कंट्रीब्यूट करने का प्रावधान इसमें सरकार द्वारा रखा गया है। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है, यानी पेंशन के जो मान है उसको निर्धारित और एश्योर किया गया कि मिनिमम एक पेंशन आपको ज़रूर मिले, जो कि एनपीएस में डाउटफुल था। एनपीएस में उसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी नहीं थी। साथ ही एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी जो महंगाई दर बढ़ रही है उसको भी सरकार ने इस स्कीम में इंक्लूड किया है, यानी आने वाले समय में इसको टाइम टू टाइम सरकार रिवाइज ज़रूर करेगी। साथ ही फैमिली पेंशन में भी काफ़ी क्लियरिटी के साथ क्या परसेंटेज होगा उसको सरकार ने निर्धारित किया है। ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यदि आप अभी इसको देखें तो काफ़ी समय सरकार ने लिया है। ये जो समय सरकार ने लिया है, सरकार इसका सारा फ्रेमवर्क तैयार करेगी और इसके अंतर्गत एनपीएस में जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो यूपीएस में जब शिफ्ट होंगे तो उनके लिए क्या मापदंड होंगे, किस तरह वो शिफ्टिंग होगी, उनकी क्या पोर्टल होगी, उस पोर्टल पे कार्य किस तरह होगा, वो सारी चीज़ें वर्कआउट करने के लिए सरकार ने ये समय लिया है। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एश्योर्ड पेंशन। सरकार इसमें हमको एक एश्योरेंस दे रही है कि सरकार ने सभी सब्सक्राइबर्स जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे उनकी पेंशन सुनिश्चित। तो यदि आप यहाँ देखें तो लिखा है द पेंशन अमाउंट विल बी 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। जब आपके सुपर एनुएशन से पहले आखिरी जो आपके 12 महीने होंगे उसकी बेसिक सैलरी की एवरेज निकाली जाएगी और उसका 50% उस 50% को मिनिमम पेंशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। फॉर दोज विथ फ्यूअर देन 25 ईयर्स द पेंशन विल बी प्रोरेटेड विथ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस। यानी आप 25 साल की सर्विस के बाद ही पूरे बेनिफिट का लाभ ले पाएंगे। यदि आपकी सर्विस 25 साल से कम है तो ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से इसका अमाउंट सरकार देगी, जो कि हम नीचे टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपकी सर्विस 11 साल कंप्लीट हो चुकी होगी तो लगभग 6.67% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और यदि आपकी सर्विस इसी तरह यदि आप बढ़ते बढ़ते अब जाएंगे इस टेबल में, देखें 25 साल पूरे हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। यदि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपका 50% जो है 12 मंथ की बेसिक सैलरी का एवरेज निकालने के बाद 25,000 है, तो प्रोजेक्टेड पेंशन आप देख सकते हैं वो बनती है 1667। इसी तरह बाकी वर्षों को भी यदि हम देखें तो उसकी प्रोजेक्टेड पेंशन इसी तरह कैलकुलेट की जा सकती है। साथ ही इसमें डीआर या डीए भी इंक्लूड किया जाएगा, जो पहले भी होता रहा है ओल्ड पेंशन सिस्टम में, उसी तर्ज पे इसको किया जाए। एक ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे सरकार ने मिनिमम 10,000 की जो राशि है उसको निर्धारित कर दिया है। यदि कैलकुलेशन के बाद 10,000 से नीचे ये रकम यदि आती है तो मिनिमम 10,000 रुपये तो आपको एज ए पेंशन मिलने ही हैं। ये सरकार ने निर्धारित यहाँ पे कर दिया है। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2
की तरफ, जिसमें कहा गया है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन फॉर एम्प्लॉयज़ लेस देन 25 ईयर ऑफ सर्विस. Employees retiring without completing 25 year of service can also get pension under Unified Pension Scheme. The scheme provides assured minimum pension benefit of 10,000 per month on superannuation after a minimum of 10 year of service. तो ये मिनिमम बेनिफिट जो है वो 10,000 रुपये प्रति महीने फिक्स कर दिए गए हैं. 10 साल की यदि आपकी सर्विस हो गई है तो भी आप एलिजिबल होंगे. तो इस पेंशन स्कीम के पूरा बेनिफिट यदि आपको मिलना है तो उसके लिए आपके 25 साल की सर्विस होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन कुछ ऊपर दिखाए गए एग्जाम्पल के तर्ज पर चलेगी. और यदि आप 10 साल की भी सर्विस कंप्लीट करते हैं तो भी आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा. उसमें आपके पास मिनिमम 10,000 रुपये तक की पेंशन आपकी बनेगी. पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं एश्योर्ड फैमिली पेंशन. जैसे कि आप जानते हैं यदि किसी एम्प्लॉय अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, कंप्लीट करने के पहले ही उनका देहांत हो जाता है, तो उनके परिवार को पेंशन की राशि दी जाती है. तो उस परिस्थिति में सरकार ने यहाँ पे 60% का जो परसेंटेज है वो 60% पे फिक्स किया है, जो कि बेसिक पे कैलकुलेट होगी. जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 50%, उसी तरह ये 60% कैलकुलेशन के तर्ज पे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा. पॉइंट नंबर 4 है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन. इन्फ्लेशन से हम सभी अवगत हैं. इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, महंगाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है. तो सरकार ने इस महंगाई को भी अपने इस प्रपोजल में जगह दी है और कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करेगी. अब फॉर एग्जांपल इफ़ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसे AICPI IW के नाम से हम जानते हैं, rises due to inflation, the pension provided under UPS will also be adjusted to reflect this increase. यानी महंगाई दर में यदि वृद्धि होती है तो सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करेगी ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन किया जा सके. फॉर instance, if the cost of living increases by 5%, your pension will be adjusted accordingly to help maintain its purchasing power, similar to how DAR is applied for serving employees. जिस तरह हमें DA या DAR दिया जाता है उसी तर्ज पे इसको मेंटेन सरकार करने वाली. पॉइंट नंबर 5 है लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन. सरकार ने इस स्कीम को और भी लुभावना बनाने के लिए हम सब के लिए एक लमसम पेमेंट का भी प्रावधान किया है, जो कि ग्रेचुइटी के अलावा दी जाएगी. यानी आपको ग्रेचुइटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आप इसका भी आनंद ले पाएंगे. सरकार ने इसको वृद्ध अवस्था में ज़रूरत पड़ने वाली फाइनेंशियल डिमांड्स को मीट करने के लिए इस फंड को तैयार किया है. इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. चलिए पहले देख लेते हैं ये है क्या. चलिए देख लेते हैं ये किस तरह कैलकुलेट होती है. सो the lump sum will be calculated as 1/10 of their monthly salary, including pay and dearness allowance, for each completed 6 month of service. यानी हर completed 6 महीने के सर्विस को काउंट किया जाएगा. अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली है, यानी 20 साल का मतलब हो गया 40 6 मंथ पीरियड. तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा? उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें उसकी बेसिक सैलरी पता होनी चाहिए. तो उसकी बेसिक सैलरी बेसिक पे प्लस DA को जोड़ने पर बनती है. तो हमने यहाँ मान लिया है इस अमाउंट को 50,000. तो 50,000 को 1/10 इनटू द नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ हम करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को एज ए लम्प सम सब्सक्राइबर को दिया जाएगा. तो हमारे इस केस में हम देख सकते हैं कि यदि उस व्यक्ति ने 20 साल की सर्विस की है तो उसके टोटल 46 मंथ पीरियड बन जाते हैं. इसी हिसाब से ये कैलकुलेशन 50,000 इंटू 1/10 इंटू 40 किया जाएगा और जो कि निकल के आता है 2 लाख रुपये. तो 2 लाख रुपये उसको अतिरिक्त ग्रेचुइटी के साथ मिलेंगे जो वो अपने और ख़र्चों को मैनेज करने के लिए प्रयोग में ला सकता है. साथ ही हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये हमारे एश्योर्ड पेंशन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है. जो हमारी एश्योर्ड पेंशन ऊपर हमने टेबल में कैलकुलेट की थी वो तो हमें मिलती ही रहेगी. ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें सरकार के द्वारा ऑफ़र किया जा रहा है. तो दोस्तों
इसको और भी हम आने वाले समय में एनालिसिस करेंगे। जैसे जैसे इसके फ्रेमवर्क्स, इससे रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एनपीएस को छोड़कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ना है। तो इसको और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।